गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 बना रहा हूं और आज से हम लोग एकदम नए टॉपिक पे बात करेंगे। उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। अपने सिलेबस में देखिए गैल्वेनिक सेल आपको लिखा होगा बहुत अच्छे से। हम लोग गैल्वेनिक सेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अच्छे से समझते जाना है। सभी लोगों का एक ही प्रॉब्लम अभी तक सुनने को मिल रहा है, सर अंग्रेज़ी मेरा कमज़ोर है, मैं कैसे अंग्रेज़ी सीखूंगा। कुछ दम नहीं है अंग्रेज़ी में, कुछ ऐसी चीज़ें है ही नहीं। तो अब घबराए नहीं, मैं अंग्रेज़ी तो लिखा हूँ ढेर सारा, लग रहा होगा काला अक्षर जैसा बहुत सारा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एकदम मैं ईजी वे में दिखाऊँगा, समझाऊँगा और आप इसको लिख पाएंगे, अपने लैंग्वेज में समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी कलम लेके तैयार रहिएगा और अच्छे से समझिए। खाली गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल, पहले तो गैल्वेनिक सेल के बारे में जाने हम लोग। तो देखिए गैल्वेनिक सेल क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सबसे पहला क्वेश्चन सर कि एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहला क्वेश्चन आप यही पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। करेक्ट, इसका मतलब वैसा सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। नोट डाउन कीजिए कॉपी में, वैसा सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है, उस सेल को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यानी मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ, मेरे पास यदि केमिकल एनर्जी है, कैसा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी, और उसको कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। वैसा कोई भी सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, मतलब मेरे पास कुछ रसायन होंगे, केमिकल्स होंगे, उनको रिएक्शन कराकर हम बिजली उत्पन्न कर लेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। करेक्ट, इसका मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता होगा, सही है, और उसके केमिकल रिएक्शन से बिजली बनता होगा, एकदम करेक्ट। तो पहला बात क्लियर हो गया कि गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो केमिकल रिएक्शन कराकर हमें बिजली देता है, बिजली प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, सर इसका नाम गैल्वेनिक सेल क्यों पड़ा? ठीक है, लुगी गैल्वेनिक के नाम पे इसका नाम गैल्वेनिक सेल पड़ा। एक बहुत ही फेमस इटालियन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, ओके, इटली के थे, बहुत ही भौतिक शास्त्री बोलते हैं इनको हम लोग, ठीक है, इटली के, जो कि आपको फोटो में भी दिखेगा। ठीक है, तो उनके नाम के आधार पर इसका नाम सेल पड़ा गैल्वेनिक सेल। लेकिन इसमें एक और साइंटिस्ट का, ठीक है, योगदान था, वोल्टा, एलिसैंड्रो वोल्टा। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने, यानी गैल्वेनिक और वोल्टा, दोनों ने इस सेल पे अपना योगदान दिया था, इसलिए दोनों नाम इसमें दिया जाता है। यदि आप वोल्टेइक सेल बोलते हैं, वोल्टेइक सेल, देखिए यहाँ नाम लिखा है मैंने, ये नाम मैंने मेंशन किया है, ये वोल्टेइक सेल है। यदि आप वोल्टेइक सेल बोलते हैं तो भी वही बात हुआ, यदि आप गैल्वेनिक सेल बोलते हैं तो भी आप वही नाम बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल बोलिए या वोल्टेइक सेल बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि दोनों साइंटिस्ट के अपने, उनके जो टाइटल थे उसके नाम के आधार पर सेलों का नाम रखा गया। करेक्ट, चलिए होते हैं हम इस साइंटिस्ट से पूछते हैं, ये जो आपके पास गैल्वेनिक है और वोल्टा है, इससे हम पूछते हैं हम लोग कि भाई तुम इस सेल में ऐसा क्या काम किया था, इस सेल में तुम्हारा क्या योगदान था, माने तुमने किया क्या था, ये जानना चाहते हैं। चलिए ये एक एक करके बताता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। गैल्वेनिक सेल जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल रॉड। इसका मतलब है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 डिफरेंट मेटल के रॉड पाए जाएंगे। करेक्ट, 2 डिफरेंट मेटल के रॉड होंगे, जिन्हें हम लोग अभी क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोड। मान लिया कि मेरे पास इधर एक बीकर है और इधर एक बीकर है, और इसमें मैंने एक मेटल का रॉड डाला और इसमें एक मेटल का रॉड डाला। ध्यान रखेंगे दोनों सेम मेटल के रॉड नहीं होने चाहिए, दोनों जो मेटल के रॉड होंगे वो डिफरेंट होंगे, ये अलग अलग होंगे, कोई भी हो सकता है, ये इसमें क्लियरिफाई नहीं किया। हाँ, लेकिन इन लोगों ने बोला दोनों डिफरेंट होंगे और दोनों का नाम इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड। अब कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा वो आगे क्लियरिफाई खुद करेगा।
ईच इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड होगा, ये जो इलेक्ट्रोड होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर ये 2-3 पॉइंट ही है जो कि गैल्वेनिक सेल समझ जाइएगा। उसके बाद तो इसका एग्जांपल डेनियल सेल है ही, वो तो मैं बताऊंगा ही, अच्छे से समझिए। और ये सब कन्फ्यूज़न इतना रहता है क्योंकि जिसमें मैं पढ़ा करता था डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, वोल्टेक सेल, फिर आ गया एक और गैल्वेनिक सेल। जब इन सब सेलों का आ गया तो सब लगता है सब सेल का प्रकार है, लेकिन जब हमको समझ में आया तब मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इसलिए आप समझें, ठीक है, कि मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और समझें। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल बना, यानी उस गैल्वेनिक सेल में वोल्टा का भी योगदान था, इसलिए वोल्टेइक सेल भी उसका नाम पड़ा। यानी गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल एक ही सेल है। इस गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल में इन दोनों ने कहा था कि हम लोग 2 रॉड लेंगे, दोनों रॉड को इलेक्ट्रोड बोलेंगे, लेकिन दोनों रॉड अलग अलग मटेरियल का होगा, ठीक है। ये जो रॉड होगा, ठीक है, ये जिस मटेरियल का रॉड होगा, ध्यान से सुनिए, ये जिस मटेरियल का रॉड होगा उसी के लिक्विड में डूबा रहेगा। ठीक से सुने आप, ये जिस मटेरियल का रॉड होगा, जैसे जिंक नाम का रॉड होगा, तो ये ZnSO4 सॉल्यूशन में डूबा रहेगा। और यदि ये कॉपर का रॉड होगा तो इसमें कॉपर सल्फेट में जो डूबा रहेगा, ये कहना चाहा उसने। पढ़िए, ईच इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड, इमर्स्ड का मतलब डूबा होना, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ऑन, ऑन माने अपना, ऑन आयंस, उनके अपने आयंस उसमें उसमें होने चाहिए। यदि ये जिंक है तो इसके अंदर जिंक के आयन होने चाहिए। तो भाई जिंक का सॉल्यूशन लीजिएगा तब ना जिंक का आयन बनेगा, और कॉपर का सॉल्यूशन लीजिएगा तब ना कॉपर का आयन का निर्माण होगा। यस, इसका मतलब जिस तरह का मटेरियल होगा वो उसी तरह के लिक्विड में डूबा रहेगा। ये इस गैल्वेनिक सेल का इम्पॉर्टेंट खोज था। आइए, ठीक है, अगर ये एक उसी आयन में डूबा रहता है तो ये पूरा पोर्शन को हाफ सेल नाम देते हैं। हाफ सेल, क्या नाम दिया? हाफ सेल। तो ये भी हाफ सेल हो गया सर, क्या हो गया? हाफ सेल। और इसी हाफ सेल को मिला देंगे तो एक सेल का निर्माण होगा, और वही सेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उसी सेल को यहाँ पर नाम क्या दिया गया? गैल्वेनिक सेल। ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट को रेडॉक्स रिएक्शन सुनने को नहीं मिला, या पहली बार मिला। जो +2 करके डिप्लोमा में आए हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि रेडॉक्स क्या होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ऑक्सीकरण और अवकरण 2 शब्द तो आप पढ़े हैं, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ठीक से सुनिएगा, वैसा रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब रेडॉक्स में क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। इसका मतलब सर इसमें ऑक्सीडेशन भी प्रोसेस हो रहा होगा और साथ साथ रिडक्शन का प्रोसेस भी होता होगा, तभी तो आप इसमें बोल रहे हैं सर कि इसके अंदर कैसा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यस, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। करेक्ट? आप बोलेंगे सर दिखाओ, बताओ, तो मैं बताने जा रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो यहाँ तक तो समझे आप, इसका नाम है गैल्वेनिक सेल। आप फिर सोच रहे होंगे सर यहीं तक छोड़ दिए, कुछ किए नहीं, कुछ बनाए नहीं। अरे बताएंगे ना, ठीक है, आगे सुनिए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल के इस थ्योरी को डेनियल ने पढ़ा, ठीक है, डेनियल समझा और सोचा क्यों न हम अपना एक सेल बना देते हैं। यानी इसके द्वारा किए गए बहुत सारी बातें, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की बातों को पढ़ने के बाद वो उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, अचीव करा दिया, मतलब उस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, वर्क करा दिया और एक नया सेल निर्माण हुआ। नाम पड़ा क्या? डेनियल सेल। यानी कि ऐसा कह सकते हैं डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब उससे बना है, यानी डेनियल सेल इसका एग्जाम्पल हुआ। यानी कि डेनियल नाम के साइंटिस्ट ने इनकी थ्योरी के आधार पर, इनके कहे गए बातों के आधार पर अपना एक सेल का निर्माण कर लिया, ठीक है। और इसी सेल को हम लोग यहाँ पर डेनियल सेल का नाम देते हैं। तो डेनियल सेल, ठीक है, और ये डेनियल नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए, ठीक है, इसका नाम डेनियल सेल पड़ा।
चलिए अब तो इतना तो क्लियर हो गया सर कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। इसमें ये इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इसमें दो साइंटिस्ट ने मिलके इस पे अपना सारा योगदान दिया है। ये इसमें दो डिफरेंट मटेरियल के मेटल्स के रॉड होते हैं और वो अपने ही आयन में डूबे रहते हैं, अपने ही आयन के बने हुए आयन्स में वो रॉड डूबे रहते हैं। इनको इलेक्ट्रोड नाम दिया जाता है और इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है। यहाँ तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। छोटी छोटी बातों को एकदम बढ़िया से सुनिए और समझिए। तो इस गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए हम इसके द्वारा इसके एक एग्जाम्पल वाले सेल डेनियल सेल को समझेंगे। यानी डेनियल सेल समझ गए, यानी डेनियल सेल इसी का एग्जाम्पल है, तो डेनियल सेल का सारा थ्योरी इसके थ्योरी से मैच करता है। यानी ये इसका एग्जाम्पल है, तो पढ़ेंगे डेनियल सेल तो अपने आप गैल्वेनिक सेल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब डेनियल सेल की तरफ चलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी में, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम डेनियल सेल पे बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डेनियल सेल पे। चलिए डेनियल सेल को समझते हैं। मैंने डेनियल सेल के बारे में लिखा भी है और उसका अधूरा फोटो उधर बनाया है, जो कि मैं पढ़ाने के दौरान अच्छे से बताते भी जाऊंगा कि कैसे काम करता है डेनियल सेल। ठीक है, सबसे पहले डेनियल सेल कैसे आया। डेनियल सेल सुन लीजिए, ब्रिटिश केमिस्ट था, ठीक है, फेडरिक डेनियल, मिस्टर जॉन फेडरिक डेनियल। साइंटिस्ट डेनियल ने ठीक है, वो वोल्टा और गैल्वेनिक नाम के साइंटिस्ट के पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ता है और एक नया सेल बना देता है सुंदर तरीके से, जो कि आपके पास दिख भी रहा है। इन द डेनियल सेल कॉपर एंड जिंक इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड इन ए सॉल्यूशन। पहला अंडरलाइन कीजिएगा कि डेनियल ने ठीक है दो तरह के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया था। दो तरह के मेटल, डिफरेंट मेटल लेना था, इसने कॉपर और जिंक लिया। इसके पहले अगर हम बात करें कि वोल्टेइक और गैल्वेनिक की बात करें, तो उसने सिर्फ इतना बोला था कि टू डिफरेंट मेटल लेने हैं। वो नाम स्पेसिफाइड नहीं किया था, लेकिन क्योंकि डेनियल आया बोला कि कोई ना कोई नाम तो लेना होगा, तो इस डेनियल ने सबसे पहले जिंक और कॉपर को ही चुना। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे कि डेनियल सेल के अंदर दो तरह के रॉड इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होते हैं। एक का नाम है कॉपर इलेक्ट्रोड और एक का नाम है जिंक इलेक्ट्रोड। ये किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी किया था, क्या डेनियल सेल में जिंक और कॉपर का ही प्रयोग होता है? यस, डेनियल सेल में जिंक और कॉपर का ही प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वोल्टेइक सेल में पढ़ रहे थे, यदि मैं कॉपर लूँगा तो उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाऊंगा, और यदि मैं जिंक इलेक्ट्रोड लूँगा तो उसे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्ज करूँगा। करेक्ट, यानी कि मेरा वोल्टेइक का क्या कहना था कि जो जिसका इलेक्ट्रोड आप लेते हैं उसी के सॉल्यूशन में, उसी के आयंस में उसको इमर्ज किया जाता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे तो जिंक सल्फेट में इमर्ज करना पड़ेगा, और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर आयन उसी से बनेगा और कॉपर सल्फेट में इमर्ज करना होगा। इसीलिए अगर मैं इसको मैं इधर ऐसे दिखाता हूँ, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सिर्फ लिखता हूँ, सिर्फ कॉपर, तो ये पूरा सॉल्यूशन जो होगा इसमें, इसका नाम होगा CuSO4। ठीक है, करेक्ट। अब इसके अंदर और भी क्या होगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यदि मैं इसको जिंक लेता हूँ, ये वाला जो है जिंक है, Zn है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा उसका नाम होगा ZnSO4। याद रखिएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक हाफ सेल को बताता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर एक इलेक्ट्रोड किसी बीकर में है और हाफ सेल को बताएगा और ये भी हाफ सेल को बताएगा, तो इसलिए टू हाफ सेल आर कनेक्टेड थ्रू ए साल्ट ब्रिज। क्योंकि ये कनेक्टेड होने के लिए हम लोगों इसको क्लोज सर्किट बनाने के लिए, बंद परिपथ बनाने के लिए हम लोग एक इस तरह का नली का प्रयोग करते हैं, और इस नली का नाम होता है SALT, साल्ट ब्रिज। अच्छा, एक बात बताइए, ब्रिज का नाम क्या होता है? ब्रिज क्या काम करता है? किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करता है ना। तो यहाँ पर भी है सर, इस सेल, हाफ सेल और इस हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। साल्ट नाम क्यों पड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर KCl नाम का
सॉल्यूशन, यानी कि KCl एक प्रकार का लवण है, यानी साल्ट है, इसके अंदर मौजूद भर दिया जाता है, ठीक है। और इसी लवण के कारण इसका नाम साल्ट ब्रिज पड़ता है। इसका स्पेशल फंक्शन है, आपको मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा, आप घबराएं नहीं, इसका फंक्शन है, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट वर्क क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद बताऊंगा। अभी तो खाली मैं इस फोटो के बारे में बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट फोटो में कौन कौन से लोग हैं, धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ, कोई हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए तो ज़िंदगी भर तक इसको याद रखिएगा, दूसरे को भी समझा पाइएगा। ये जो आपको मैंने लिखा है कि इस इलेक्ट्रोड से और इस इलेक्ट्रोड से मैंने कनेक्शन किया है, ये जो आपके पास है, इसका जो नाम है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर हुआ, जो कि स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा बड़ा केमिकल, ज़्यादा संख्या मात्रा में केमिकल नहीं है कि बहुत ज़्यादा करंट उत्पन्न हो, तो थोड़ी मात्रा में करंट आएगा, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। बाद में जब इस एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा तो एक बड़ा इक्विपमेंट बना लेंगे, जिससे कि जितने ज़रूरत की मात्रा करंट की है उतना हम लोग निकाल सकें। लेकिन अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बहुत स्मॉल करंट उत्पन्न होगा, और उसमें हमको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। ये गैल्वेनोमीटर जो है, ये नीडल होता है, ऐसे ऐसे हिलता है, और इसी नीडल के हिलने से हमको ये पता चलता है कि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। ये तो हो गया सेटअप, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये सेटअप है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा भी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिंक एक्ट एज ए एनोड, जिंक एनोड की तरह काम करता है, और कॉपर एक्ट एज ए कैथोड, कॉपर को कैथोड मानते हैं। यदि मेरा लाइव क्लास आपने किया है तो आपको इसको समझना ज़्यादा देर नहीं लगेगा। मैंने लाइव क्लास इसलिए करवाया था क्योंकि आपको बढ़िया से समझ में आए, उसमें मैंने फ़ोटो से ही सब चीज़ समझा दिया था, क्योंकि अब एग्ज़ाम में लिखना है आपको, तो मैं ढंग से लिख के बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाएंगे और एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, ठीक है। वैसे खाली समझा देने से तो टीचर नंबर देगा नहीं, तो मैं अभी उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे लाइव क्लास वाले को भी वीडियो को ज़रूर देखिए, और उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए, आपको एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट्स पे दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं सोच और समझ करके आपको ये बता रहा हूँ कि आप आराम से खाली उस मेरे लाइव क्लास वाले वीडियो को देख लीजिए, एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। होता क्या है इसमें, ये जो आपके पास कॉपर नाम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये कॉपर, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, इस कॉपर इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। इधर वाले को मैं उल्टा बना दिया, देखिए ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने उधर वाले को जिंक मान लिया, इधर वाले को कॉपर मान लिया, कोई इशू नहीं है। मैंने लोन का कंसेप्ट लिया था, LOAN, तो जो कि जल्दी याद हो, तो ऐसा कहीं मैंने नहीं बोला था कि जिंक कॉपर इधर होगा, जिंक उधर होगा, ऐसा लिखा भी नहीं है मैंने, तो मैं जानबूझ करके इधर जिंक बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो को समझाने में आसानी होगी, क्योंकि इधर से हमको आसान होगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो जाएगा, जिंक, और ये कौन सा कर दे रहा हूँ, Cu, और ये क्या हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कोई इशू नहीं हुआ, मतलब लेफ़्ट इसलिए दे दिया क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये कंसेप्ट या बहुत सारे ट्रिक्स मिलते हैं लोन के। लोन मतलब लेफ़्ट, ऑक्सीडेशन होता है, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव, ध्यान से सुनेंगे। L का मतलब हो गया लेफ़्ट साइड, बायां साइड, ठीक, और O मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़िया से इसको लिखता हूँ, समझिए, ये ट्रिक को अगर जिसको समझ में आता है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता है। LOAN, L का मतलब होता है, ठीक है, LEFT लेफ्ट, O मतलब होता है ऑक्सीडेशन, याद रहना चाहिए। A मतलब होता है एनोड, और N मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस चारों शब्द को। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं पर कॉर्नर में कॉपी में मेंशन कर लीजिए, इसीलिए क्योंकि लेफ्ट, ये फिर बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में यही होगा, ऐसा नहीं, मैं ट्रिक बना रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। तो इसी को देखते हुए उधर आप लिख के दिखाता हूँ, उधर क्या लिखिएगा, देखिए, L का उल्टा क्या होगा, R, L का उल्टा R से हो गया राइट साइड, ठीक है, R राइट के बाद इधर क्या हो जाएगा, O का R, रिडक्शन, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, रिडक्शन,
और सी कैथोड, क्या बोलेंगे, कैथोड। और एन के जगह नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, बढ़िया से समझिए। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इस बात को बढ़िया से समझिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। गेन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, पकड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा अभी मैं बताने वाला हूँ। तो इस एक कंसेप्ट, ये ट्रिक है, एग्जाम में मत लिखिएगा इसको मत लिखिएगा, ये ट्रिक है जल्दी से याद करने का या समझने का। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स छिपे हुए हैं। अगर ये और ये बॉक्सेस को अच्छे से समझते हैं तो आप बहुत सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में, बायां साइड में आपने जिंक लिया, जिंक लेफ्ट साइड में है, यानी जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्वेश्चन पूछिएगा क्यों लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मैं बताऊंगा आपको क्यों इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसी में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जिधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं एनोड, और एनोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये तो पता चल गया सर, इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो ट्रिक से पता चला, ठीक है ना। वो ऐसे भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि नेगेटिव कैसे होता है। ठीक है, ये ट्रिक से लिख देना, ट्रिक कोई कह दिया ऐसे होता है तो कैसे मान लेंगे, ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि होता है। ठीक है, चलिए तो अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, ऐसा क्यों हुआ। कॉपर इलेक्ट्रॉन को छोड़ना, कॉपर छोड़ता जिंक लेता, ऐसा क्यों नहीं। तो यहाँ पर सबसे मेन कंसेप्ट आता है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने की क्षमता, सीधा सा बात ये हुआ। कॉपर और जिंक से जब बात किया जाता है कि भाई ठीक है तुम किस तरह के मटेरियल हो, तो कॉपर और जिंक बोलता है हम लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले मटेरियल हैं, हम लोग एलिमेंट हैं, हम लोग मेटल हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे। करेक्ट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, दोनों दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। बट अगर दोनों इलेक्ट्रॉन देगा ही तो लेगा कौन, और फिर सेल बनेगा कैसे। तब रेस लगाया जाता है, रेस समझते हैं ना। ठीक है, चलो भाई दोनों आदमी एक ही बात कर रहा है ना, तो देखते हैं जो जीतेगा वही लेगा, ऐसा नहीं करते हो। वही वाला बात इन लोगों के साथ हो गया कि भाई कॉपर और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तब पता चला कि सर जिंक जो है ज़्यादा मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो भाई लिबरेट करना इन लोगों की प्रॉपर्टी थी। तो भाई सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिबरेट कौन करेगा, जिंक लिबरेट करेगा। एकदम करेक्ट, लिबरेट का मतलब होता है निकालना, इलेक्ट्रॉन छोड़ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रॉपर्टी सबसे पहले जिंक के पास होगी, तो दूसरा को मजबूरी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा सेटअप किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा बनाए हैं कि एक देगा तो एक लेगा ही, लेकिन कौन पहले देगा इसका निर्धारण रिएक्टिविटी से होता है। जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन जल्दी करेगा। आइए समझते हैं। यहाँ से जिंक, सबसे पहले जिंक जो है यहाँ से टूटना शुरू होता है। देख लीजिए, ये जिंक यहाँ से ऐसे टूट रहा है। ठीक, जिंक टूट के क्या बनाता है सुन लीजिए, इसमें बना दिया Zn++, जिंक प्लस प्लस बना। जब जिंक प्लस प्लस कैसे बनता है सर, पहले तो समझिए कि जिंक सॉलिड है, यहाँ पर ठोस है, जिंक ठोस अवस्था में है। अब ये आयंस में घुल गया, जिंक प्लस प्लस कैसे बनता है, सोच के बताइए, जिंक प्लस प्लस कैसे बनता है। इन्हीं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो Zn++ बन जाएगा एकदम। इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है। सर डायरेक्शन भी दे रहे हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया सर, यहाँ तक आया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा घना घना हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और एक और बना देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचा। कॉपर के पास पहुँचते हैं तो कॉपर क्या करता है सुनिएगा,
जो CuSO4 है मिक्सिंग में नहीं है, जैसे ही लिक्विड में डालते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आयंस में टूट जाता है, Cu++ और SO4 माइनस में टूटता है। यहाँ भी तोड़ सकते हैं आप, जिंक प्लस तो पहले से बना हुआ था ही, SO4 माइनस भी बना हुआ था, ठीक है, SO4 माइनस भी बना हुआ है। तो जिंक तो यहाँ से टूटा और जिंक फिर से बना, जिंक पहले से था, जिंक और बना, ठीक है, जिंक और बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचा। ठीक, जैसे ही यहाँ तक पहुँचा ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इससे यहाँ पहुँचा, कॉपर को लगता है कि मैं अकेला प्लस हूँ, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, क्यों ना मैं इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूँ। कौन ऐसा सोचता है? कॉपर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है। इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें आया, जैसे ही इसमें आया कॉपर यहाँ पहुँचता है और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर, कॉपर प्लस है सर, प्लस का मतलब समझते हो, इससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया है, लेकिन अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन लौटा दिया जाए तो कॉपर प्लस लेकर ये वाला कॉपर इसमें आके जमा हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे जमा हो जाएगा कॉपर, ठीक है, यानी कॉपर प्लस इसमें चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा और यहाँ कॉपर नाम का एलिमेंट बन जाएगा। यानी कॉपर लिक्विड अवस्था में था, यानी कि आयंस के फॉर्मेशन में था, अब वो सॉलिड का निर्माण होकर इसमें चिपक गया और यहाँ पर जिंक सॉलिड में था, उसमें से टूटकर जिंक आयंस में निर्माण हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होने लगा, ठीक है। और ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन का जहाँ भी ट्रांसफर होगा यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वहाँ करंट उत्पन्न होगा सर। एकदम करेक्ट, यही तो पढ़े आप डेफिनेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब ये निडल हिलेगा और आराम से आप कह सकते हैं इसमें एक धारा प्रवाहित हो रहा है। अभी कहानी साल्ट ब्रिज का नहीं पहुंचा है, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करें, साल्ट ब्रिज की कहानी भी हम लोग इस पर करेंगे। चलिए, यहाँ तक तो हो गया सर। तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर का रिएक्शन क्या हुआ। आप एग्जाम में ही इस बॉक्स के, इस डब्बे के नीचे रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे ऑक्सीडेशन लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, इसका नाम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब एक बात बताइए, यहाँ से जिंक से बन रहा है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इसी को ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, अलग अलग रिएक्शन भी लिख सकते हैं, इसी जगह रिएक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या, ठीक है, सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और यहां लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में क्या होगा सुन लीजिए। जिंक, यहाँ सबसे पहले जिंक जो था, मेरे पास जिंक उपस्थित था जो सॉलिड के फॉर्म में था, एस मतलब होता है सॉलिड, करेक्ट। और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया सर, बन गया क्या, जिंक प्लस बन गया और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये रिएक्शन हुआ। इसी को ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं। अब आइए इस पे बात करते हैं। यहाँ पर कॉपर प्लस पहले से था, ठीक है, और ये कॉपर प्लस खुशी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या बनेगा, कॉपर। अच्छा, इसे हम लोग एक्वस कहते हैं। एक्वस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस? एक्वस का मतलब आयंस में घुला होना, आयंस के रूप में होना, पानी में घुला होना। इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, एक्वस। यानी सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्वस से क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सेल रिएक्शन, अगर आपको याद नहीं होता है तब तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मैं समझा नहीं पाया।
अब यहाँ के बाद सेल रिएक्शन देखिए, देख देख के लिखना है, कुछ नहीं करना है सर। जिंक मेरे पास था, ठोस अवस्था में था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जिंक से जिंक प्लस प्लस बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इन दोनों को फिर मिलाएंगे, यानी जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार हो गया और इन दोनों को मिला होगा तो फिर जिंक बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और यहाँ पहले से कौन था सर, कॉपर प्लस प्लस, उन दोनों को मिला, ये जिंक कॉपर प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ जिंक कॉपर बन के बैठ गया। ठीक है, ये सेल रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सेल और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेल रिएक्शन यहाँ हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर टोटल सेल रिएक्शन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख लिया होगा आपने, इसको मिटाता हूँ, मैं सेल रिएक्शन को बताता हूँ क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन है, आप इसको लिख लें और इसका आगे का पोर्शन उधर करता हूँ। अब आते हैं दोनों सेल रिएक्शन को जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए, दोनों सेल रिएक्शन को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा जिंक जो है मेरे पास से बन गया है, क्या बना, जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन बना। दूसरा क्या है हमारे पास, Cu। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसको भी लिखते जाइएगा, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फिर आइएगा Cu प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और बनकर Cu बना, और ये सॉलिड है, ये एक्वस है। ठीक है, अब आप इनको मिला दीजिए सॉरी, इसको जब जोड़िएगा देखिएगा, एरो मार्क के इधर और उधर ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, एरो मार्क के इधर उधर ये कट जाएगा सर, और ये भी कट जाएगा, दोनों साइड से कट गया। जैसे ही कटा, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, जिंक, अब देखिए यहाँ बन गया सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस जो कि एक्वस अवस्था में है, ये बन के इधर क्या बना सर, देखिए जिंक प्लस प्लस जो मेरे पास एक्वस में है और प्लस Cu जो है मेरे पास सॉलिड में है। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल रिएक्शन। इट इज़ नोन एज इसे कहा जाता है नोन एज सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन है, पूरे सेल में यही रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये अभी तो ये सेल रिएक्शन हुआ, अधूरा है अभी पूरा, अभी तो हमने अंदर में KCl का प्रयोग नहीं किया है, इसको भी समझते हैं। यानी यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक में अगर भी आप लिखते हैं तो एग्ज़ाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये अधूरी जानकारी है, अभी पूरी जानकारी बाकी है। हम लोग इस KCl को अच्छे से समझते हैं, इस KCl साल्ट ब्रिज का क्या काम है और एक KCl क्या है इसको समझते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, एकदम आसान लगेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री या जो भी आप पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर अगर आप उसको समझ के पढ़ते हैं तो। चलिए, तो KCl पे बात करते हैं। होता क्या है, KCl का काम क्या है। ठीक है, इस KCl को साल्ट ब्रिज के रूप में क्यों डाले और साल्ट ब्रिज का एग्जैक्टली वर्क क्या है, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, साल्ट ब्रिज का एग्जैक्ट वर्क क्या है तो अगले लेक्चर में चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर बड़ा होते जा रहा है। मैं जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी भाग नहीं रहा हूँ, तो मैं साल्ट ब्रिज का जो वर्किंग होगा वो अगले लेक्चर तक ले जाऊँगा। मैं ये बताने वाला हूँ सिर्फ कि KCl का काम क्या है, इसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जिंक का रॉड धीरे धीरे टूट रहा है और जिंक का रॉड टूटते टूटते पतला होते जाएगा। ठीक है, हमको जिंक का रॉड के पतला होने का गम नहीं है, गम इस बात का है कि सर इसके अंदर पहले से जिंक प्लस प्लस था, जिंक टूट रहा है तो इसमें फिर से जिंक बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, जैसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझिए ना सर, ये पूरी धरती है, ठीक, और ये धरती में ही राक्षस आ गया है, शैतान। ठीक, अब एगो शैतान पहले से था और टूट के एक और शैतान बन के आया। ठीक, और धीरे धीरे शैतानों की संख्या इसमें बढ़ते जाएगी, हाँ या ना। ठीक है, शैतानों की संख्या बढ़ती गई। और कॉपर को मान लीजिए अच्छा आदमी, ठीक है, कॉपर यहाँ पर है, अच्छा आदमी है। अब ये अच्छा आदमी जो है अपना घर जो है उठा के और यहाँ जाके बसेरा करने लगा, यानी यहाँ घर बनाने लगा। इसीलिए यहाँ का जो ये रॉड है मोटा होते जा रहा है और ये टूट के इसके अंदर शैतानों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, सही बात है।
इसके मतलब इसमें जिंक प्लस प्लस की मात्रा इतनी ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है, कि तब जा कर के इस जिंक के प्लस प्लस का जो शैतानों की संख्या बढ़ने से इसमें रिएक्शन रुक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होने देगा। काहे नहीं होने देगा, सुनिएगा। ये जिंक प्लस प्लस बढ़ते 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 ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना छोड़ देगा, नहीं लिबरेट करेगा, ठीक है। बोलेगा जिंक अपने अपने में ये लोग इतना रिपल्सिव हो जाएंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद कर देंगे। बोलेगा नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, इतना ये लोग की संख्या हो जाएगी, जिंक प्लस प्लस की संख्या, कंसंट्रेशन बोलेंगे इसको, जिंक प्लस प्लस का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना छोड़ देगा और रिएक्शन रुक जाएगा। यहीं पर प्रॉब्लम आ गया। तब आता है इस साल्ट ब्रिज में उपस्थित KCl का काम। अब इस KCl का क्या काम है सर, तो यहाँ से सुनिएगा। ये जो KCl है इसको तोड़िएगा, ठीक है, K प्लस और Cl माइनस, पोटेशियम क्लोराइड और, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन। यहाँ से क्लोराइड आयन इसमें चला जाता है, यहाँ आता है, ठीक है। एक्चुअली में जिंक की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि जिंक जो अपना यहाँ पर अधिकार जमा लिया था और इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करना बंद करवा दिया था, ये क्लोरीन यहाँ से आएगा, जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। अब सुनिए, क्लोरीन के पास कितना माइनस, एगो, और जिंक के पास कितना प्लस, 2 गो। कैसे रिएक्शन करेगा सर, तो क्लोरीन बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग 2 गो क्लोरीन जाएंगे, एक नहीं, कितना क्लोरीन, 2 गो क्लोरीन जाएंगे, हमारे पास एक माइनस है, एक और मेरे साथ क्लोरीन जाएगा, तो जिंक के साथ रिएक्शन करके जिंक की मात्रा को कम करना शुरू करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जिंक प्लस प्लस के साथ Cl माइनस जाएगा और इसमें 2 Cl माइनस जाएगा, तब बन जाएगा आपका ZnCl2। ये आपके पास रिएक्शन बना और धीरे धीरे इसमें से जिंक की मात्रा कम होती चली जाएगी। करेक्ट, यानी जिंक का जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा हो गया था, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया था, वो कम हो जाएगा और वो जिंक क्लोराइड एक क्या बोलेंगे, अवशेष बच गया, इसका कोई काम नहीं है और ये यहाँ आके जमा होने लगता है, जो कि नीचे बैठ जाता है। इसको ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, ये क्या है सर, ये वाला है जिंक क्लोराइड, ZnCl2। तो अब बताइए, Cl जब आएगा तो जिंक की मात्रा घटेगी और जिंक की मात्रा जब घटने लगेगी तो फिर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग शुरू। साथ साथ सर Cl इधर गया, पोटेशियम इधर आया और SO4 अकेला रह गया था। SO4 की मात्रा में SO4 की मात्रा अकेला रह गया, मतलब इसमें से कॉपर तो चला गया तो SO4 अकेला रह गया। पोटेशियम इसका साथ देने के लिए आ जाता है, यानी कि यहाँ पर K प्लस और SO4 माइनस माइनस है, इसके साथ रिएक्शन करता है 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा। करेक्ट, ठीक है, K2SO4 एक एलिमेंट बना और इसके अंदर भी बन गया। यानी यहाँ पर जो कॉपर इसको छोड़ के चला गया था, जो सल्फेट आयन अकेला रह गया था, पोटेशियम आके इसकी कमी को पूरा कर देता है। और इस तरीके से ये साल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया दोनों को बैलेंस करने का। करेक्ट, रिएक्शन करवाने में मदद किया ना। अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं होता, देखिए वर्क में हम लिखवाएंगे, ये साल्ट ब्रिज अगर नहीं होता तो भाई जिंक की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, यहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को निकलना बंद कर दिया था, संख्या बढ़ गई थी ना, यानी कंसंट्रेशन बढ़ गया था। और यहाँ कॉपर की मात्रा ही खत्म हो गई थी, मतलब कॉपर इसमें जा रहा था, सल्फेट की मात्रा बढ़ गई थी। तो KCl नाम का साल्ट दोनों साइड जाकर दोनों के मात्रा के दोनों का जो कंसंट्रेशन है उसको इक्वलाइज किया और रिएक्शंस को फिर से स्टार्ट करवा दिया। तो साल्ट ब्रिज का काम समझ में आया ना, रिएक्शन को बैलेंस करवाना, दोनों साल्ट ब्रिज के रिएक्शन के में जो भी कंटेंट है उसको बैलेंस कराना और रिएक्शन को स्टार्ट करवा देना। तो साल्ट ब्रिज के वर्किंग में मैं लिखवाऊंगा। तो ये 2 रिएक्शंस और होते हैं इस पूरे, ठीक है, डेनियल सेल में। तो आपको करना क्या है, मैंने जितना थ्योरी लिखा है वो लिखेंगे,
फोटो को अच्छे से एग्जाम में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे यहाँ, ठीक है, डेनियल सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है, इसको सेल रिएक्शन देंगे, ओके। और यहाँ से एक एक करके सभी सेल रिएक्शन को बता देंगे। इतना को सेल रिएक्शन बोलते हैं, यही मेन सेल रिएक्शन है, बट ये भी तो दिखाना है। अब एक बात सुनिएगा, यहाँ पर एक और बात भूल गए, यहाँ से जो पोटेशियम आया था, ये पोटेशियम सल्फेट से मिलकर एक अवशेष बनाता है जो यहाँ जमा हो जाता है, ठीक है। ये हो, इसका नाम क्या बताया मैंने, K2SO4। इस तरीके से K2SO4 और ZnCl2 बनते चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो रिएक्शंस मैंने बताया, ठीक है, इसी को हम लोग डेनियल सेल कहते हैं और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं साल्ट ब्रिज के वर्किंग के बारे में बताऊंगा, साल्ट ब्रिज क्या है बताऊंगा और उसका वर्क, मेन वर्क क्या है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो साल्ट ब्रिज के वर्किंग के बारे में बताऊंगा। तो इतना कम से कम नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। सिर्फ ये बॉक्स वाला को कॉपी के किसी कॉर्नर पे लिखिएगा, एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा, सिर्फ समझने के लिए मैंने बॉक्स वाला बताया। ये यहाँ रिडक्शन होता है। और अब एक और पॉइंट छूट गया जाते जाते कि नेगेटिव पॉजिटिव होगा, एनोड कैथोड कौन होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होता है, ये बात याद कीजिए, ठीक है। हमको पढ़ाया गया है धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रॉन धारा का विपरीत दिशा होता है। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर प्रवाहित होगा सर। धारा किधर से किधर जाता है, तो धारा प्लस से लेकर, ये प्लस होगा, प्लस से लेकर माइनस की तरफ जाता है धारा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से लेके प्लस की तरफ जाता है, इसीलिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव को एनोड कहते हैं, इसका नाम क्या हो गया, एनोड, और इसका नाम क्या हो गया, कैथोड। चलिए सर, मैंने ये प्रूफ किया कि एनोड और कैथोड क्या होता है। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स को मैंने कोशिश किया कि छोटे से वीडियो में समेटूं। कुछ छूट गया होगा तो आप हमसे फ़ोनिक कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में आप आके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है। इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना है हम लोग को, लेकिन क्या करें, छोटे टॉपिक्स नहीं हैं, बड़े टॉपिक्स हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।